बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने 2 इक़दाम उठाए हैं और उनमें एक फ़ैसला जस्टिस याहिया अफरीदी का ऐसा है जिसने प्रोपेगेंडा करने वालों को मुँह तोड़ जवाब दिया है। अब याहिया अफरीदी साहब के 2 फ़ैसले क्या हैं और उसमें ऐसा कौन-सा इक़दाम है, ये जो प्रोपेगेंडा होता है, इन प्रोपेगेंडा करने वालों को कैसे मुँह तोड़ जवाब दिया गया है, एक तो इस खबर की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। दूसरा, 5 नवंबर को जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया गया है। अब इस इजलास का नाज़रीन जो एजेंडा जारी हुआ है, एजेंडे के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के जजेस कौन होंगे और कॉन्स्टिट्यूशनल जजेस के लिए क्या होमवर्क मुकम्मल किया गया है, इस पर भी हम बात करेंगे। इसकी तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे और जजेस के लिए एक नया इम्तिहान भी है, एक नया हुकूमती प्लान है जजेस के लिए। लेकिन यह प्लान सिर्फ जजेस के लिए नहीं है, इसमें कुछ और भी ताकतवर लोग आते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। नवाज शरीफ और इमरान खान साहब के हवाले से भी एक ख़बर है, लेकिन इन तमाम ख़बरों की डिटेल आपके साथ शेयर करने से पहले आप मोहब्बत करने वालों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन खैर खाहों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। पहली खबर नाज़रीन, जो इमरान खान और नवाज शरीफ के तलबी के परवाने जारी होने की है। ये नाज़रीन खबर ऐसी है कि इसमें एक ही फोरम से दोनों को नोटिस किया गया है, लेकिन नवाज शरीफ को किया गया है एज ए मुद्दई नोटिस किया गया है, लेकिन इमरान खान को नोटिस एज ए एक्यूज़ किया गया है। लेकिन ये एक मुकदमा नहीं है, ये दोनों अलग अलग मुकदमे हैं। यानी नवाज शरीफ का अलग केस है, इमरान खान का अलग केस है। अब नवाज शरीफ का जो केस है, आदिल बाज़ई जो कि एन 262 बलूचिस्तान से आज़ाद इलेक्शन लड़ के मुंतखब हो गए रुकने कौमी असम्बली और शामिल हो गए थे नून लीग में। लेकिन नून लीग में शामिल होने के बाद ना बजट सेशन में वोट किया मुस्तमिक नवाज़ को और ना ही 26वीं आईनी तरमीम में मुस्तमिक नवाज़ को वोट किया। तो नवाज शरीफ ने इसके खिलाफ आर्टिकल 63 के 2 रेफरेंस इलेक्शन कमीशन में फ़ाइल किए कि इसको डिस्क्वालीफाई किया जाए, इसको डिफेक्टर करार दिया जाए। तो इलेक्शन कमीशन ने आदिल बाज़ई के खिलाफ जो रेफरेंस है स्पीकर कौमी असम्बली याद सादिक ने भेजा, गो के वो एक्चुअल जो रेफरेंस है वो नवाज शरीफ की तरफ से भेजा गया है, मुस्तमिक नवाज़ के सदर नवाज शरीफ ने भेजा है। तो इस पर 5 नवंबर का आदिल बाज़ई को भी नोटिस हुआ है। वैसे तो नोटिस पहले भी हुए थे, लेकिन 5 नवंबर को दोबारा इसकी समाअत मुकर्रर की गई है और नवाज शरीफ को ही नोटिस कर दिया गया और यह असालतन वकालतन नोटिस होगा। यानी नवाज शरीफ ने खुद पेश नहीं होना, नवाज शरीफ की तरफ से उनके वकील पेश होंगे। लेकिन जो इमरान खान साहब का केस है ना, तौहीन इलेक्शन कमीशन का, उसमें इमरान खान साहब को खुद पेश होना होगा और इमरान खान के खिलाफ जो है तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। गुज़िश्ता समाअत पर अडयाला जेल के हुकाम की तरफ से रिपोर्ट आई थी कि इंटरनेट सर्विस जो है वो दस्तयाब नहीं है, तो इमरान खान साहब को वीडियो लिंक के ज़रिए पेश नहीं कर सकते। तो अब देखते हैं इस केस में अब अडयाला जेल के हुकाम इमरान खान की जो हाज़िरी इलेक्शन कमीशन में है, तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में, कैसे इमरान खान को अदालत में प्रोड्यूस करते हैं, वीडियो लिंक के ज़रिए या फिर ज़ाती तौर पे, फ़िज़िकल तौर पे। वैसे फ़िज़िकल तौर पे पेश करने का कोई इम्कान 1% भी नहीं है। इसके अलावा नाज़रीन, जजेस के लिए मुश्किल ख़बर ये है, यह जजेस के लिए नया चैलेंज ये है जो उनका सामना करना पड़ेगा। हुकूमत एक और कानून साजी पे गौर कर रही है और वो कानून साजी है नाज़रीन कि जो जजेस और ब्यूरोक्रेट्स की जो दोहरी शरीयत है, इस हवाले से कानून साजी की जाए। वैसे नाज़रीन बड़ा मुश्किल फ़ैसला होगा ये, मतलब अगर हुकूमत कानून साजी कर भी ले कि जजेस की दोहरी शरीयत नहीं होगी, ब्यूरोक्रेट्स की दोहरी शरीयत नहीं होगी और जिनके पास दोहरी शरीयत है उनको या तो दोहरी शरीयत छोड़ना होगी या फिर नौकरी को छोड़ना होगा। तो ये बड़ा मुश्किल फ़ैसला है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड फ़ैसला है। मैंने यानी एक ऐसा फ़ैसला है, वो कहते हैं ना कि गले का सांप बन जाना, ये फ़ैसला हुकूमत के गले का सांप भी बन सकता है। लेकिन देखते हैं, हुकूमत इस नुक्ते पे गौर कर रही है कि और वजारत कानून में बताया जा रहा है कि इस कानून साजी के हवाले से गौर व खोज चल रहा है और बताया जा रहा है कि ये कानून पार्लियामेंट से मंजूर करवा के सख्ती से इस कानून पर अमल दरामद कराया जाएगा और कहा जाएगा जो दोहरी शरीयत वाले जजेस होंगे या फिर ब्यूरोक्रेट्स होंगे कि या तो सरकारी नौकरी रख लें, जजी रख लें
ब्यूरोक्रेट रहें या फिर नेशनैलिटी छोड़ दें। तो देखते हैं फर्दर इस पर क्या होता है। अब नाज़रीन आ जाते हैं जो चीफ जस्टिस यही अफरीदी साहब से जुड़ी जो चंद 3 खबरें जिनकी डिटेल में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। एक तो नाज़रीन, कल हमारे जो चीफ जस्टिस यही अफरीदी साहब हैं, जिनको कुछ हमारे साथी कहते हैं कि वो मुतनाज़ा चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम के तहत हलफ उठाया। 26वीं आईनी तरमीम गैर कानूनी तरीके से पास हुई है। 26वीं आईनी तरमीम से पहले मंसूर अली शाह साहब का राइट था कि वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनते और हम मंसूर अली शाह के साथ खड़े हैं, हम मंसूर अली शाह साहब को सपोर्ट करते हैं, हम यही अफरीदी को चीफ जस्टिस नहीं मानते, हमारा चीफ जस्टिस यही अफरीदी है, हमारा चीफ जस्टिस जो है मंसूर अली शाह है, बल्कि हम जस्टिस मंसूर अली शाह के PRO हैं। दूसरे लफ्ज़ में उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया। तो दूसरों को PRO कहते थे, दूसरों को टाउट कहते थे, मैं नहीं कहूँगा, लेकिन उन्होंने खुद ऐलान कर दिया है कि हमारा चीफ जस्टिस जो है, जिसको हम सपोर्ट करेंगे, जिसके हम साथ खड़े हैं, वो मंसूर अली शाह साहब हैं। अच्छा, मेरे भी मंसूर अली शाह साहब के साथ बड़ा अच्छा उनके साथ ताल्लुक़ है। ज़ात के हवाले से तो आपका किसी के साथ इख्तलाफ हो नहीं सकता। हाँ, उनकी बातों से आप इख्तलाफ कर सकते हैं, उनके फैसलों से आप इख्तलाफ कर सकते हैं। ज़ात से आपको किसी के साथ ना इख्तलाफ करना चाहिए, ना नफ़रत करनी चाहिए। ये मेरे ख्याल से मैं आपको भी कह रहा हूँ और मैं भी यही कुछ करता हूँ। हाँ, कन्विंस आप एक दूसरे को कर सकते हैं, अपने असूलों पे आप किसी को ला सकते हैं, प्यार से, मोहब्बत से, दलाइल से, लॉजिक के साथ, तो ये करें, लेकिन नफ़रतें नहीं होनी चाहिए। जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने नफ़रतें फैलाई हैं, वो नफ़रतें हमें नहीं फैलानी चाहिए। अब नाज़रीन, यही अफरीदी साहब ने कल लाहौर में मौजूद थे, जहाँ पर लॉ एंड जस्टिस कमीशन का इजलास हुआ, जिसमें फ़ौजदारी निज़ाम इंसाफ में इस्लाहात और ख़ास तौर पे जेल इस्लाहात और जो कैदी जेलों में कैद होते हैं, उनकी हालत ज़ार में बेहतरी के लिए, उनकी फ़लाह व बहबूद के हवाले से एजेंडे पे गौर किया गया। और इस इजलास में आहत चीमा, जिन्हें इमरान खान साहब के दौर में कैद रखा गया, और फिर वो कैसे बरी हुए, और फिर बरी होने के बाद जो उन्होंने दास्तान बताई, आहत चीमा ने भी बताई और फवाद ने भी बताई, यानी सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो गए कि हमने कैसे अपने एक बेहतरीन जो मतलब ब्यूरोक्रेट्स थे, जिनके पास मतलब विजन था कि कैसे लोगों को गवर्नेंस का बेहतर मॉडल फ्राहम करना है, उनके साथ हमने क्या सलूक किया। और ये सुप्रीम कोर्ट में कमरा अदालत नंबर 1 में बातें हुई, आहत चीमा के हवाले से भी और फवाद के हवाले से भी। तो आहत चीमा भी थे और साथ में खतीजा शाह भी थे। अच्छा, मैं देख रहा था मुख्तलिफ चैनल्स पे जो बात हो रही थी, वो सिर्फ खतीजा शाह की बात हो रही थी कि देखें जी, खतीजा शाह को जो है इस इजलास में शामिल कर लिया गया है, ये तो बड़ा एक मैसेज या अफरीदी साहब ने जो है खतीजा शाह को इस इजलास में बुला के कोई बड़ा पैगाम दे दिया है। अब बात यह कि अगर खतीजा शाह को बिठा के कोई पैगाम देना मकसूद था, तो फिर आहत चीमा भी वहाँ पर बैठे थे, जो इमरान खान साहब के दौर में कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करते रहे, तो आहत चीमा का नाम भी लेते। ज़्यादा सख्तियाँ तो आहत चीमा ने बर्दाश्त की इमरान खान साहब के दौर में, 3-4 साल वो जेल में रहे। खतीजा शाह तो चंद माह रहीं, तो आहत चीमा का भी जिक्र कर लेते। सिर्फ फोकस इन पे क्यों था, ये नाज़रीन बड़ा अफसोसनाक था। लेकिन बहरहाल इस इजलास का जो मतलब आउटकम निकला वो ये था कि पंजाब में ख़ास तौर पे जो कैदियों की हालत ज़ार है, उस पर चीफ जस्टिस यही अफरीदी साहब ने तशवीश का इजहार किया। और ये पहली मरतबा नहीं है, इससे पहले भी कैदियों की हालत ज़ार के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 184(3) के तहत असकुत नोटिस लेके कुछ बेहतरी के इक़दाम भी उठाए थे, ऑर्डर भी जारी किए थे, लेकिन कुछ सूरत ज़्यादा बेहतर हो नहीं पाई थी। आप खुद अंदाज़ा करें कि हमारी जो जेलें हैं, उसमें 66,000 की, मुल्क भर की जो तमाम जेलें हैं, उसमें कैपेसिटी 66,000 कैदियों को रखने की है, लेकिन कितने कैदी रखे गए हैं? 1,08,000, यानी 34 और 8 44,000 कैदी ज़्यादा रखे गए हैं। और पंजाब की अगर हम बात करें ख़ास तौर पे, तो पंजाब में जो जेलें हैं उसकी कैपेसिटी 36,000 की है, लेकिन वहाँ पे कितने कैदी रखे गए हैं जेलों में? 67,000, यानी 31,000 ज़्यादा हैं। 36,000 की कैपेसिटी है, 31,000 ज़्यादा हैं, 67,000 हैं। तो इस पर एक कमेटी बनाई है चीफ जस्टिस यही अफरीदी साहब ने लॉ एंड कमीशन के इस फोरम से, जिसके वो चेयरमैन हैं, जिसमें आहत चीमा हैं, उस कमेटी में खतीजा शाह हैं, शब्बर रज़ा रिजवी साहब हैं, साबिक जज हैं, और लाहौर जेल की कोट लखपत जेल की खातून जो मतलब ऑफिसर हैं, साइमा अमीन, उनको जो है इसमें शामिल किया गया। तो ये एक अच्छी डेवलपमेंट हुई है। बाकी
इसको देखने वाले अपना रंग दे रहे हैं, अपने एंगल से देख रहे हैं, लेकिन यह चीफ जस्टिस का मनसब संभालने के बाद अब याहिया अफरीदी साहब ने, ज़ाहिर सी बात है, जितने फोरम्स हैं जो उनके नीचे आते हैं, जिसकी वो सरबराही करते हैं, उसमें जाके इजलास लेना है, इंट्रोडक्टरी इजलास होना है, उसमें उस इदारे के, उस फोरम की कैपेसिटी क्या है, उसकी परफॉर्मेंस क्या है, उसको टास्क क्या देना है, ये सारी चीज़ें देखनी है। अब नाज़रीन आ जाते हैं जो दूसरी खबर है याहिया अफरीदी साहब के हवाले से, बल्कि दो खबरें हैं। एक तो जुडिशल कमीशन के इजलास में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के जजेस कौन होंगे, और दूसरा याहिया अफरीदी साहब ने जवाब क्या दिया। तो पहले जजेस कौन होंगे, इस नुक्ते पे हम आ जाते हैं। जो जुडिशल कमीशन का जो इजलास है वो नाजरीन, याहिया अफरीदी साहब ने आज जैसे कल स्पीकर कौमी असम्बली याद सादिक साहब ने जो नॉमिनेशन थी वो जुडिशल कमीशन की सेक्रेटरी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जजीला सलीमा साहिबा को भिजवाई। उसके चंद घंटों के बाद ये जुडिशल कमीशन का इजलास जो है वो 5 नवंबर मंगल के रोज़ दिन 2 बजे तलब कर लिया गया। अब इस इजलास में नाज़रीन आप ये देखें कि 12 अरकान हैं जुडिशल कमीशन के। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी जो हैं वो सदारत करेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह, अच्छा कुछ दोस्त ये भी सवाल उठा रहे थे कि सीनियर प्यूनी जज कौन होगा, वो भी आज क्लियर हो गया। मैं तो कह रहा था कि याहिया अफरीदी साहब बेशक नीचे से ऊपर आ गए हैं, तीसरे नंबर से उनको प्रमोट करके चीफ जस्टिस बना दिया गया है। सीनियर प्यूनी जज जो है मंसूर अली शाह साहब नहीं बन सके, तो सीनियरिटी सिर्फ इस हद तक जो है वो फैक्ट होगी कि मंसूर अली शाह जो याहिया अफरीदी साहब है वो तीसरे नंबर से नंबर 1 पे आ गए हैं, बाकी सीनियरिटी उसी तरीके से बरकरार रहेगी। तो इसी तरीके से नोटिस किए गए हैं। दूसरे जो सीनियर जज हैं वो मंसूर अली शाह साहब हैं, तीसरे मुनीब अख्तर साहब हैं, चौथे अमीनुद्दीन खान साहब होंगे, पाँचवें जो जज आने हैं सुप्रीम कोर्ट के वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जो सरबराह होंगे वो बनेंगे। लेकिन अभी वो इस इजलास में उनकी शिरकत नहीं हो सके, क्योंकि अभी उनका नाम फाइनल होने के लिए या नाम फाइनल करने के लिए ही ये इजलास जो है बुलाया गया है। बाकी उसमें 4 अरकान पार्लिमान होंगे, एक उसमें खातून रुकन है जो कि स्पीकर साहब ने नॉमिनेट की है, अटर्नी जनरल होंगे, वज़ीर कानून होंगे, पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदा होंगे। अब इस इजलास में नाज़रीन जो एजेंडा जारी किया गया है, एक तो जो जुडिशल कमीशन का अलग से सेक्रेटेरिएट बनाने के हवाले से उस पर गौर व खौज होगा, क्योंकि रजिस्ट्रार ऑफिस अलग से है, जजेस की तैनाती, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस का बनना, ये अलग से पूरा एक टास्क है, पूरा एक महकमा बनता है, पूरी एक जिम्मेदारी बनती है। तो इसके लिए अलग से स्टाफ जो है वो लगाना, अलग से कुछ सुप्रीम कोर्ट के प्रेमिसेस को मुख्तस कर देना, तो गालिबन इन चीज़ों के ऊपर जो है वो गौर व खौज किया जाएगा। लेकिन आज जो एजेंडा दूसरा है, आइटम नंबर जो 2 है, उसमें यह है कि इस इजलास में जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस हैं उसके लिए जजेस नॉमिनेट किए जाएंगे। यानी इसमें जो बेंच है, जो मैं डबल रीडिंग इसकी कर रहा हूँ, पहली रीडिंग तो ये है कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के लिए, यानी एक से ज़्यादा बेंचेस होंगे, उनके लिए जजेस जो है वो नॉमिनेट कर दिए जाएंगे। अब क्या जो जज नॉमिनेट होंगे क्या वही बेंच होगा? क्या जुडिशल कमीशन में ही जितने जज नॉमिनेट होंगे उस पर बेंचेस बना दिए जाएंगे कि ये 5 रुकनी अलग से बेंच होगा, इसको हेड फलान जज साहब करेंगे, और ये अलग से 5 रुकनी बेंच होगा, इसको फलान जज साहब जब हेड करेंगे। अब कॉन्स्टिट्यूशनल तरमीम ये कहती है कि एटलीस्ट 5 रुकनी बेंच होगा और हर बेंच में सूबों को मुनासिब बराबर की नुमाइंदगी दी जाएगी। यानी एक तो हेड होगा, अगर 5 रुकनी बेंच है तो बाकी जो 4 अरकान आएंगे वो हर सूबे से एक एक रुकन आएगा। यानी अगर आप यूँ कहें कि अगर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सरबराह याहिया अफरीदी साहब बनते हैं, अगर एक ही बेंच बनता है तो उसमें याहिया अफरीदी साहब और मौजूदा जो हालात हैं, जिसको हम सर्कमस्टांशियल वाक़याती जो हक़ाइक़ हैं जो कहते हैं, उसमें दूसरे जज अमीनुद्दीन खान हो सकते हैं पंजाब से, तीसरे सिंध से मोहम्मद अली मज़र साहब हो सकते हैं, चौथे जो हैं वो बलूचिस्तान से मंदुखेल साहब हो सकते हैं, और 5वीं जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा से मुसरत हिलाली साहब हो सकते हैं। ये मैं सिर्फ एक बेंच की आपको कंपोजिशन बता रहा हूँ। बाकी अगर 2 बेंच बनते हैं 5 रुकनी तो उसकी अलग से कंपोजिशन होगी। हो सकता है कि एक बेंच की सरबराही याहिया अफरीदी साहब करें, दूसरे बेंच की सरबराही जो है वो अमीनुद्दीन खान साहब करें, और 5-5 रुकनी 2 कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है वो बना दिए जाएँ। लेकिन एक और शक्ल भी हो सकती है, जुडिशल कमीशन के इजलास में जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस में जजेस के लिए नॉमिनेशन की जो पेशरफ्त होनी है, उसमें दूसरी शक्ल ये हो सकती है
कि सिर्फ जजेस नॉमिनेट कर दिए जाएं और जो कमेटी बननी है, एक तो प्रैक्टिस एंड पुचर कमेटी है जिसे जजेस कमेटी भी कहते हैं, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस की अलग से कमेटी बनेगी। जो जजेस नॉमिनेट होंगे उसमें से जो सबसे सीनियर होगा वो उस 3 रुकनी कमेटी का सरबराह होगा। ये प्रैक्टिस एंड पुचर कमेटी से हट के अलग कमेटी होगी। ये आपको समझाने के लिए बार बार मैंने बताया है। यानी प्रैक्टिस एंड पुचर कमेटी अलग होगी, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस की कमेटी अलग होगी। जो सीनियर जज होगा जिसको आईनी बेंच के लिए मुंतखब किया जाएगा वो उस कमेटी का सरबराह होगा और उसके नीचे जो 2 जूनियर होंगे उसके नीचे सीनियरिटी के एतबार से वो उस कमेटी में आ जाएंगे और फिर वो कमेटी जो है बैठ के आईनी मुकदमात को लगाने का फैसला करेगी। लेकिन हो सकता है कि वो बेंचेस में कोई रद्दबदल भी कर सके, लेकिन मेरे ख्याल से बेंचेस की रद्दबदल जो करने का अख्तियार है वो जुडिशल कमीशन का होगा। जो मुतलका कमेटी है वो सिर्फ केसेस की फिक्सेशन का फैसला करेगी। अब नाज़रीन इजलास होना है। अब इस इजलास में ज़ाहिर सी बात है कि 5 नवंबर को बुलाया गया है, तो हुकूमत भी अपना जो होमवर्क है जिसमें आज़म तारण हैं, अटॉर्नी जनरल हैं, हुकूमत के 2 अरकान असम्बली हैं जिसमें एक शेख आफ्ताब साहब हैं, दूसरे अपने फ़ारूक एच नाइक साहब हैं, तो ये अपनी तैयारी पूरी मुकम्मल करके जाएंगे कि हमने कैसे बेंचेस की तश्कील में अपना इनपुट देना है। यानी वो अपने तौर पे क्लैरिटी लेके आएंगे, अपना पूरा होमवर्क, अपना जो है वो पूरा काम, पूरी सोच विचार गौर व खौज करके आएंगे कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के लिए जजेस की नॉमिनेशन करनी है। लेकिन नाज़रीन इसमें जो याहिया अफरीदी साहब ने जो जवाब दिया, जो मुंह तोड़ जवाब दिया, ये जुडिशल कमीशन के इजलास बुलाने से पहले हमारे कुछ साथी ये कह रहे थे कि ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का एक रुकन इसमें होगा नहीं, ये तो हुकूमत ने कानून साजी में बड़ी गलती कर दी है, हुकूमत ने तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का सरबराह नहीं लगाया, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का को प्रिजाइड कौन करेगा ये फैसला ही नहीं किया, ये तो डिफेक्टिव किस्म की हुकूमत ने 26वीं तरमीम कर दी है, ये तो जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया ही नहीं जा सकता क्योंकि एक रुकन कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जो सरबराह है वो होगा नहीं, तो जुडिशल कमीशन का इजलास नहीं हो सकता। तो याहिया अफरीदी साहब ने बुला लिया ना जुडिशल कमीशन का इजलास, और जुडिशल कमीशन के इजलास का एजेंडा भी आ गया है कि एक जुडिशल कमीशन का सेक्रेटेरिएट का क़याम कैसे होगा उस पर गौर व खौज होगा, और दूसरा इस इजलास में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के जजेस नॉमिनेट किए जाएंगे। और क्लियर कर दिया है याहिया अफरीदी साहब ने जुडिशल कमीशन का इजलास बुला के कि इस इजलास में जो जज नॉमिनेट होंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के लिए, उसमें जो सीनियर जज जो होगा वही कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का सरबराह के तौर पे जुडिशल कमीशन के आइंदा के इजलास में बैठेगा। लेकिन आपको पता है कि प्रोपोगंडा करने वालों ने लोगों को बेवकूफ़ बनाना है तो बनाते रहे बेवकूफ़, और जिन्होंने बनना था वो बन गए। अब हकीकत खुल के सामने आ चुकी है कि पहले इजलास में उस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सरबराह ने नहीं होना था, बल्कि उसका फैसला होना था जो कि 5 नवंबर को होगा। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।